गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान का इतिहास का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन एवं स्थापना, इसका भाग 2 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने भाग 1 पढ़ाया था आपको, जो परीक्षा के पहले है ना। परीक्षा के पहले जो भाग 1 पढ़े थे आप लोग, उसका संक्षिप्त रूप बता देती हूँ मैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, भारत में अंग्रेज कैसे आए, यूरोपियन कैसे आए और यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था जमाया, जिसमें अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा सफलता पाई। और सफलता पाने के बाद अब उन्होंने यहाँ पर व्यापार करने के साथ साथ अपना साम्राज्य भी स्थापित किया था। अब देखते हैं इसमें इसका भाग 2, जिसमें आपको विलियम बेटिक है और वेलेजली है और लॉर्ड डलहौजी, इन लोगों की प्रक्रिया किस प्रकार की थी, ये इस पाठ में भाग 2 में दिया हुआ है। तो बच्चों, इसके बाद देखेंगे हम लोग जब इलाहाबाद की संधि पढ़े थे। इलाहाबाद की संधि के बाद यहाँ पर का गवर्नर जनरल बनकर आया था विलियम बेटिक। विलियम बेटिक ने प्रशासनिक सुधार में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा, क्योंकि लगातार युद्ध होने के बाद भारत में या अंग्रेजों की जो स्थिति थी, कंपनी की स्थिति थी, वो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डगमगा गई। डगमगाने के कारण से उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर तो हो गई थी, और उसे सुधार करने के लिए विलियम बेटिक ने बहुत प्रयास किया, और प्रयास में उन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे। उन्होंने लगान लेने की जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन किया, उसमें टोडरमल की व्यवस्था की, और लगान में 30 वर्षों का लगान व्यवस्था अनुबंध किया था। मतलब है टोडरमल की व्यवस्था करके लगान लेने का जो तिथि था, एक निश्चित राशि 30 वर्षों में उसको ठेके में देना, ये था। फिर उसके बाद उन्होंने जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, नरबली है, बाल हत्या है, ये सभी को रोकने का बहुत प्रयास किया और उसके लिए कठोर कानून बनाया। अंग्रेजी भाषा को उन्होंने शिक्षा का माध्यम बनाया। इसी के लिए उन्होंने कलकत्ता में महाविद्यालय भी खोला था। इसके बाद उन्होंने जो कार्य किया उसके आधार पर उन्होंने समाज में जो सैनिकों को, भारतीयों को ऊंचे पद पर दिया, जो अधिकारी स्थापित किया उन्होंने, वो ऊंचे पद में भारतीयों को नियुक्त किया था। और जो कंपनी का जो आर्थिक स्थिति था उसको ध्यान में रखते हुए वे कंपनी में जो आर्थिक खर्च होता था उस पर थोड़ा सा रोक लगाया, ताकि उसकी स्थिति को सुधार कर सके। इस प्रकार से विलियम बेटिक ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, और सामाजिक कार्य के साथ साथ उन्होंने स्त्री शिक्षा है और समाज में जो फैली हुई कुरीतियां उसको दूर करने का भी प्रयास किया था। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था उन्होंने, ताकि समाज में स्त्रियों का भी एक स्थान बन सके। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया था, किंतु जो समाज में जो कुरीतियां थी उसके लिए उन्होंने कड़क कानून बनाया था और उस पर रोक लगाया था। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जब मराठों का शासन व्यवस्था था, मराठे शक्तिशाली थे, उन पर अंग्रेजों ने तो हमला बोला, लेकिन वहां पर वो सफल नहीं हो पाए। अंग्रेज वह वहां से हट गए थे। धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे जब सहायक संधि के आधार पर, सहायक संधि विलियम वेलेजली के आधार पर, यहाँ पर का जो गवर्नर जनरल बनकर फिर से आया वेलेजली ने अपने नीति के अनुसार से कुछ ऐसे नियम लागू किए थे जिसके कारण से वे अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके, और उन्होंने एक संधि स्थापित की थी जिसका नाम था सहायक संधि। सहायक संधि के आधार पर उन्होंने बहुत सारे राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। इस समय मैसूर के जो शासक थे हैदर अली एक शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध तो किया लेकिन हार गए, और हारने के बाद फिर आगे जाकर उन्होंने
इस संधि को स्वीकार किया था। और कुछ दिनों के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, वह 32 वर्ष की आयु में शासन का कार्यभार संभाला। टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुर सैनिक के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली और हर चीज में वो एक्टिव थे। इसलिए उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी था। बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होने के साथ साथ वे विदेशों में कई लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते थे। इसी का डर बना हुआ रहता था अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने भी इनसे युद्ध किया, किंतु उस समय ये अंग्रेजों से हारे नहीं, बल्कि अपने राज्य को संभाल कर रखा। फिर जब वह मैसूर की संधि के बाद से मैसूर की संधि जब आई थी तो उस समय टीपू सुल्तान का जो था वो भारी पड़ गया। और उस समय ये सहायक संधि के आधार पर उनको ये संधि को मानना पड़ा। सहायक संधि थी वेलेजली की जो सहायक संधि थी 5 संधि, वे 5 संधि को मैं बताती हूँ। उसमें पहला जो नियम लागू किया गया था वो नियम था कि हर एक जो भी राज्य या राजा इस सहायक संधि को स्वीकार करेगा, उसको अंग्रेजों की एक सेना रखनी पड़ेगी। उस अंग्रेजों की सेना का खर्च भार वो राजा ही संभालेगा। दूसरा था इसमें कि जो वहां पर भारतीय सैनिकों के अलावा और अंग्रेज सैनिकों के अलावा जो यूरोपियन सैनिक थे उनको उस सेना से हटाना। तीसरा था इसमें कि इसमें जो एक रेजिडेंट अंग्रेजों की तरफ से उस राज्य में एक रेजिडेंट को स्थापित किया जाता था। रेजिडेंट वो होता था जो अंग्रेजों का एक उच्च अधिकारी होता था। रेजिडेंट के आधार पर वो उस राज्य में रहता था। और रेजिडेंट जो शासक होता था, राजा होता था, रेजिडेंट की सलाह के बिना कोई भी कार्य को वह नहीं कर सकता था। कहने का तात्पर्य यह है कि रेजिडेंट की सलाह से ही वो प्रशासन का कार्यभार करता था। चौथा है इसमें कि वह जब भी कोई भी राज्य कार्य करता या फिर कोई भी कार्य, चाहे वो संधि का कार्य हो, चाहे कूटनीति का कार्य हो, चाहे किसी भी राज्य में युद्ध करना रहता था उसे, तो वह अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी कार्य को नहीं कर सकता था, चाहे वो किसी राज्य में युद्ध क्यों ना हो। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अगर कोई राजा युद्ध करता तो अंग्रेजों की अनुमति के बिना उस राज्य में वह युद्ध भी नहीं कर सकता था। पांचवा संधि था कि जितना भी एक वर्ष में उसको कंपनी को कर देना पड़ता था। एक वर्ष में जितनी निश्चित राशि होती थी कंपनी के लिए, वह लगान के रूप में उसको देना पड़ता था। ये 5 संधि थी जो सहायक संधि वेलेजली की जो सहायक संधि थी, वे उस हिसाब से वे कई सारे राज्य को अपने वश पर कर लिया या अपने साम्राज्य में मिला लिया था वेलेजली ने। वेलेजली की संधि के बाद से फिर टीपू सुल्तान ने यहाँ पर कार्य तो किया, लेकिन जब मराठा लोग युद्ध किए और मराठा राज्य भी यहाँ पर जब युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, तो मराठा राज्य भी उसका टीपू सुल्तान का साथ नहीं दी और साथ नहीं देने के कारण से टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वहाँ का साम्राज्य अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसके बाद यहाँ पर के गवर्नर जनरल बनकर आए थे लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में बहुत ऐसे कूटनीतिक कार्य किए जिसके कारण से वे नियम बनाया था कि कई सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए कई सारे कार्य तो किए और उस कूटनीतिक से वे बहुत सारे राज्यों में अपना विजय भी हासिल किया था लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी, जिसको हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, ये हड़प नीति क्या था? ये हड़प नीति के 3 नियम बनाया था उन्होंने। मतलब वो कूटनीति के द्वारा ये 3 नियम लागू किया था। गवर्नर जनरल जब बनकर यहाँ पर आया तो वहाँ पर
सबसे पहला नियम उन्होंने ये लागू किया था कि किसी भी राजा का दत्तक पुत्र, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र अगर है तो उसको उसके राज्य का अधिकारी नहीं माना जाएगा, बल्कि उस राज्य से उसको वहां से हटा लिया जाएगा। उसको उस राज्य का अधिकारी ना मानकर, उस राज्य में उसको अधिकार ना देकर उस राज्य को अपने साम्राज्य में, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। दूसरा है कि कूटनीति के द्वारा किसी राज्य में वह युद्ध करके उस राज्य को अपने राज्य में मिलाना। तीसरा है सीधा युद्ध करके ही अपने राज्य में उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ये जो 3 नीति थी, एक बार फिर से पहले बता दूं मैं कि पहला था इसमें दत्तक पुत्र, जो राजा का दत्तक पुत्र होता था वो राजा को उसके दत्तक पुत्र का अधिकारी नहीं माना जाता था और उसको अपने राज्य में मिला लेते थे। दूसरा था कि वह युद्ध कूटनीति के द्वारा किसी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता था। और तीसरा था कि सीधे उस राज्य में युद्ध करके वह अपने राज्य में उस साम्राज्य मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता था। इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे ऐसे कूटनीतिक कार्य किए जिसके कारण से नागपुर है, सतारा है, जैतपुर है, ये सारे राज्य, झांसी है, ये सारे राज्य अंग्रेजों के साम्राज्य में मिल गए, क्योंकि यहाँ पर उनके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं थे। ये दत्तक पुत्रों को अधिकार नहीं देना चाहते थे। इसीलिए जब उसमें देखेंगे झांसी की रानी जिन्होंने अपने दत्तक पुत्र के अधिकार के लिए जब लड़ा था, और वही लड़ाई सन 1857 की क्रांति बनी थी। तो ये जो अपने कूटनीति के द्वारा जो नियम लागू किया था अपने साम्राज्य को का विस्तार करने के लिए, कुछ हद तक तो इसमें सफलता उनको मिली। लॉर्ड डलहौजी के आने के बाद से कुछ प्रशासनिक कार्यों में सुधार भी हुआ था। जैसे देखेंगे हम लोग संचार के साधनों का विकास हुआ था, परिवहन के साधनों का विकास हुआ था, और इसी में देखेंगे सन 1853 में जो रेलगाड़ी चली थी, 1853 में जो रेलगाड़ी चली थी जिसमें यातायात की सुविधाएं मिली थी, जो मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिली। खास करके व्यापार में संचार के साधन थे जो संचार के माध्यम से, और जिसमें आप देखोगे डाक तार सुविधा का विकास हुआ था। डाक तार सुविधा से हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को आसानी से संदेश पहुंचा सकते थे। परिवहन का जब साधन मिला तो उससे हम एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसानी से कर सकते थे, और वहां पर जाकर हम मतलब अपना कार्य वहां पर पूरा कर सकते थे। और इसमें सबसे ज्यादा लाभ हुआ व्यापार करने वाले को संचार के साधन का भी लाभ हुआ, और इसमें डाक तार की व्यवस्था जब हुई थी तो उसमें भी उनको लाभ हुआ था, और यातायात की जब यहाँ पर वो हुई थी तो उससे भी उनको सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। तो एक प्रकार से देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के आने के बाद यहाँ पर कूटनीतिक आया। कूटनीति के द्वारा वह साम्राज्यों का विस्तार किया, किंतु उसके साथ साथ उन्होंने डाक तार सुविधा दिया प्रशासनिक सुविधा में, और उसमें देखेंगे संचार का साधन हमको प्राप्त हुआ था, परिवहन के साधन प्राप्त हुए थे। इससे हमको एक तरफ से लाभ ही हुआ, और धीरे धीरे यही देखोगे यही आखिरी में जाकर यहाँ पर जब बहुत सारे राज्य खाली ना यहाँ पर पंजाब और हरियाणा क्षेत्र को छोड़कर लगभग अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर जब पंजाब और हरियाणा में भी जब इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो लगभग पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन व्यवस्था लागू हो गया था। और यही आगे चलकर देखेंगे जब भारतीय लोग अंग्रेजों से त्रस्त हो गए, और त्रस्त होने के बाद जब अपने भारत को या अपने देश को एक स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए इनमें होड़ मची, तो ये 1857 की क्रांति का रूप ले लिया था। और 1857 की क्रांति भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, हर एक राज्य से, चाहे वह बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वह जवान हो, हर किस्म का व्यक्ति था उसमें, गरीब हो चाहे अमीर हो, इसमें समान रूप से भाग लिया था। तो बच्चे इसमें देखेंगे ये वाले जो पार्ट में था आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन एवं स्थापना, इसके आधार पर हमने
पढ़े थे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे इलाहाबाद की संधि, फिर उसके बाद सहायक संधि, फिर उसके बाद हड़प नीति और विलियम प्रशासनिक सुधार किस प्रकार से हुआ था। तो इसका विस्तृत वर्णन करने के लिए आपको इस पाठ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, और जब तक आप पाठ नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप भले ही कितना भी क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आपको मिल रहा है या फिर और कोई चीज़ है, लेकिन जब तक का आप पाठ नहीं पढ़ोगे, जब तक का आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पाठ पढ़ना जरूरी है। इसके भाग पहले में आपको बताए थे, जो उसके आधार पर इसमें जो इलाहाबाद की संधि थी उसका भी अच्छे से विस्तृत अध्ययन करेंगे, तथा इसमें जो सहायक संधि दिया है, सहायक संधि के आधार पर उसमें उसका जो नियम है उस नियम को भी अच्छे से पढ़ेंगे, तथा विलियम बेंटिक का जो प्रशासनिक सुधार है वो भी, तथा और लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति है उसको भी पुस्तक से बहुत अच्छे से याद करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा वो उसको आप अपनी कॉपी में साफ सुथरे ढंग से अच्छे से आप लिखेंगे, और रोज 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन याद करेंगे। अभी आपकी जो परीक्षा हुई है ऑनलाइन पेपर, उसमें आपके जो मार्क्स आए हुए हैं वो संतुष्टिजनक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, और बहुत सारे लोग तो पढ़े हैं, उन लोग का अच्छा नंबर आया है, और एक तरह से देखा जाएगा कि बहुत सारे लोग उसमें जुड़े भी नहीं थे। तो जो भी समस्याएं हैं आपकी, वो समस्याएं पर्सनल नंबर में आप पूछ सकते हो, और उसका समस्या का समाधान हम लोग आसानी से आपको कर सकते हैं। और जो आपके आसपास जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जुड़ने के लिए आप बोलोगे। ठीक है। थैंक यू।